हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम सबसे पहला क्लास ले रहे हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर हम कवर करेंगे केमिस्ट्री का। और उस बेसिक चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। देखिए ये चैप्टर बेसिक्स मतलब बहुत ही ज्यादा सॉरी आई मीन टू से ये चैप्टर भले ही बेसिक हो बट इसके इंपॉर्टेंस को आप बिल्कुल भी कम मत समझिए। आपके केमिस्ट्री में लगभग जितने भी चैप्टर्स रहेंगे हर चैप्टर्स में इस पर्टिकुलरली चैप्टर्स के जो कंसेप्ट रहेंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे और जो आपको पढ़ने के बाद में अगले 2 साल तक उसको आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे चैप्टर्स को। तो चैप्टर का नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ओके, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। तो भाई केमिस्ट्री ऑफकोर्स आप लोग को पता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, ये स्टडी ऑफ मैटर के साथ डील करता है। अब स्टडी ऑफ मैटर मतलब क्या होता है, तो स्पेसिफिकली या स्टडी ऑफ मैटर का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड लाइक कंपाउंड। ओके, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ओके, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब मैटर की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब जहां पर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैटर की बात करते हैं, तो मैटर एक्चुअली क्या होता है। देखिए मैटर जो होता है इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग जो है पूरा, सॉरी नो सराउंडिंग इट्स द यूनिवर्स। ओके, तो जो हमारा यूनिवर्स होता है वो दो ही पर्टिकुलर चीजों से बना हुआ है। एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। ओके, और आप लोगों को पता है कि मैटर और एनर्जी के बीच में हमेशा एक्सचेंज होते रहता है। अब सोचिए जैसे मैटर मतलब हम भी लोग एक मैटर है, ठीक है, तो हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। एनर्जी हम में कन्वर्ट होती है, जैसे आप कंसिडर कीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई हम में कन्वर्ट हो रही है। पॉसिबल है, आपको लगता है? बिल्कुल। आप ऐसा सोचेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों में कैसे कन्वर्ट होगी, तो देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है, हम लोगों में कन्वर्ट नहीं होते। बट ध्यान में रखना एनर्जी और मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। ये अभी तक भले हम लोग को नहीं पता है, हम लोग नहीं सोच पा रहे, बट ये सोचा था आइंस्टाइन ने इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया था, मैटर और एनर्जी के बीच में। जो फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है आइंस्टाइन का जिससे सीधा सीधा मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो होता है वो स्पेसिफिकली डील करता है स्टडी ऑफ द मैटर के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर देखिए, मैटर ऐसी चीज होती है विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द मास। ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना एक मास होता है और जो एक पर्टिकुलरली स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। जैसे मैं एक मैटर हूँ, जो भाई जो मेरा अपना ही एक मास है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, और मैंने एक जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है पूरे यूनिवर्स में, राइट। तो अल्टीमेटली आई एम द मैटर। दिस mark of pen is also matter because it is having some mass and it also occupies some of the mass. This board is also matter. Everything is a matter here. Okay, then मतलब everything नहीं, बट जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैटर वो चीज होती है जो एक मास को क्या करता है, जिसका एक अपना मास होता है और जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करके रखता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भाई क्या होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर के डेफिनेशन के बाद में हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। तो देखिए मैटर जो होता है वो स्पेसिफिकली दो ही टाइप के क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो वो दो चीजें कौन सी होती है, एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, देखिए ये जो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं पूछना है, बट क्या होता है हमारा केमिस्ट्री मैटर से स्टार्ट होता है, तो मैटर्स के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हम लोग को होनी ही चाहिए। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन होते हैं इनमें से किसी भी चीज पर नहीं पूछने वाले, क्वेश्चन बहुत ही अलग पूछे जाते हैं और बहुत ही थोड़े से टफ होते हैं, तो कंसेप्ट टफ होता है, लेकिन उसको मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा कर दूंगा। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो दो टाइप के क्लासिफाई होता है, वो होता है मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। तो भाई मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है मिक्सचर, एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, डन, और वो एक पर्टिकुलर रेशो में रहते हैं या फिर रेशो में नहीं भी रहते हैं। ओके, जबकि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसी चीज होती है जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे। ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, मिक्सचर में दो या उससे ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस रहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस में एक ही टाइप का कोई सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मिक्सचर के बारे में बात करता हूँ तो मिक्सचर ये वापस दो टाइप के हो जाएंगे। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर
और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो क्या होता है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर? तो ध्यान रखिएगा, होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली। ठीक है, और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। गेट इट? तो होमोजीनियस में क्या होता है, कंपाउंड जो रहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से उसके कंपोनेंट को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल प्रोसेस। जबकि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उसके कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उनके कंपोनेंट को हम फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कंसीडर कीजिए कि चूड़ा ले लीजिए। ठीक है, चूड़ा जो हम घर में खाते हैं, दिवाली में बनाया जाता है, तो चूड़ा क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें पोहा होता है, मुरमुरा होता है, ठीक है, काफी सारी दलिया होती है, शेंगदाने होते हैं, ठीक है ना, ये सारी मूंगफली वगैरह जो होती है ना, वो सारी चीजें होती है। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि उसका कंपोनेंट सेम रहता है, क्या नहीं। आप चूड़ा जब बनाते हो तो उसमें पोहे का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, मुरमुरा थोड़ा कम, फिर उसके बाद में शेंगदाने, फिर दलिया, बराबर है, उसमें मिर्ची भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे शरबत ले लीजिए, अभी जब दूध काला चल ही रहा है तो शरबत पीना तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि दूध काले में शरबत पीना बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बॉडी को वो हाइड्रेट करके रखता है, डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो ये जो पर्टिकुलरली होमोजेनियस मिक्सचर रहता है, जो शरबत, देखिए शरबत में क्या होता है, शरबत में जो पानी और शक्कर का मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस रहता है। अगर मैंने एक एक चम्मच भी सबको बांट दिया तो सबको वो शरबत मीठा ही लगेगा। लेकिन कंसिडर कीजिए कि चूड़ा अगर मैंने एक एक चम्मच सभी बच्चों में बांट दिया, तो हो सकता है किसी एक बच्चे में क्या चला जाएगा, पोहा ज्यादा चला जाएगा, किसी एक में मुरमुरा चला जाएगा, किसी में धनिया ज्यादा चला जाएगा, है ना, किसी को मिर्ची चली जाएगी। अब बेचारे जिसको मिर्ची चली जाएंगी तो उसको तो तीखा लगेगा चूड़ा, है ना, है? और अगर किसी को नमक का एक आधा ढेला बच गया हो और वो उसमें चला जाए तो उसको क्या लगेगा, जाहिर सी बात है, उसको जो लगेगा तो उसको तो वो पूरी तरह से नमकीन लगेगा ना, जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस तरह से होता है। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस की। तो ध्यान रखिएगा, प्योर सब्सटेंसेस आपके दो टाइप के होंगे, ये या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर ये कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स में एक ही टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे। अब ये सब्सटेंसेस या तो एटम्स हो सकते हैं या तो फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स में एक ही टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और ये सब्सटेंसेस या तो एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर गोल्ड की एक चेन ले ली, ठीक है ना, तो अगर मैं गोल्ड की चेन ले लेता हूँ तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड की चेन में तो सारी की सारी जो चीजें रहेंगी, मतलब जो एटम्स रहेंगे वो गोल्ड के एटम्स ही रहेंगे ना गोल्ड की चेन में, है ना। अगर प्योर चेन है वो, उसमें बिल्कुल भी कोई भी मिलावट ना हो, तो गोल्ड की चेन में सारे के सारे एटम्स तो गोल्ड के ही रहने हैं, उसको सिल्वर में, सिल्वर के या लोहे के एटम्स तो नहीं आना है, राइट। तो वैसे ही सेकंड जो पार्ट होता है, जैसे इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल। जैसे आप ले लीजिए एस्टो मॉलिक्यूल, पानी। ओके, अगर मैंने पानी ले लिया, ठीक है, घर में जो हम पानी पीते हैं, तो पानी में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो पानी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, सर, उसमें मीथेन के मॉलिक्यूल थोड़ी ना रहेंगे प्रेजेंट, राइट। पानी में पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, H2 के मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, तो उसमें CH4 के मॉलिक्यूल, NH3 के मॉलिक्यूल नहीं मिल सकते। तो प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब एलिमेंट्स हो सकता है, वो या तो एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। गेट इट? अब आपको ये भी पता है कि मॉलिक्यूल जो हो सकते हैं वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं या होमोजीनियस भी हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का मतलब, जैसे आप कंसिडर कीजिए कि भाई ये एटम्स के बारे में इसके, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं गोल्ड, ठीक है। और जब बात मैं मॉलिक्यूल्स की करता हूँ तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स से दो, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में दो क्लोरीन के एटम्स हो गए, है ना। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में दो ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो इनमें क्या है कि सेम एटम प्रेजेंट है, राइट। सो दे आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि अगर मैंने बात की H2O में, तो H2O क्या हो गया, हेटेरोएटॉमिक हो गया। तो इसमें दो टाइप के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का। CO2 अगर मैं ले लेता हूँ तो ये भी हेटेरोएटॉमिक होगा, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। NH3 अगर मैं ले लेता हूँ तो NH3 भी हेटेरोएटॉमिक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है ना। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब आइदर होमो एटॉमिक या फिर ये हो सकता है हेटेरोएटॉमिक। ओके डन। तो ये चीज हो गई हमारे एलिमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स एक्चुअली नथिंग बट द व्हेन टू और more different types of atoms combine with each other to form the molecules. Okay, then it is called as the compound. देखिए अभी मॉलिक्यूल जो है मैंने प्योर सब्सटेंसेस में डाला हुआ है, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपाउंड में क्या होते हैं, कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें दो या डिफरेंट टाइप के भी क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला है, एक्चुअली हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स में आ जाएंगे। The heteroatomic molecules comes under the category of a compound. Okay, then तो ये होता है आप लोगों के कंपाउंड्स या प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये तो हो गया मैटर का सिंपली क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करेंगे वो रहेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए मैटर की प्रॉपर्टीज जो होती है, कोई भी प्रॉपर्टीज जो हम केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे किसी भी चीज की, तो प्रॉपर्टीज हमेशा दो ही टाइप की रहेंगी। ठीक है, और वो दो टाइप की प्रॉपर्टी कौन सी रहेंगी? एक रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज? देखिए बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक यही चीज होती है। हम लोगों ने सुना है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोगों ने सुना है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, पर एग्जैक्टली ये क्या होता है ये हम नहीं बता पाएंगे, है ना। देन तो इसको जरा समझो चीजों को। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो रहती है दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक और खास बात मैं बताता हूँ। मेजरेबल तो प्रॉपर्टीज होती है, बट ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज कैसे होती है? जिसको हम कंपोजिशन को चेंज किए बिना मेजर कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? जैसे देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये H2O मॉलिक्यूल है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, इसको मैंने एक 1 लीटर जार में रख दिया है। ओके, 1 लीटर जार। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने इसको पूछा कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप मुझे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बता पाएंगे? वॉल्यूम, कि भाई इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। मैंने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का कंपोजिशन चेंज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, डन। तो ऐसे कोई भी पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी जिसको हम उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बिना पढ़ते हैं या मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड की एक टेंडेंसी होती है कि वो चेंज होता है into the other compound, है ना। तो ये जो टेंडेंसी होती है, द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल टू अंडरगो द चेंज, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल प्रॉपर्टी। गॉट इट? मैंने क्या बोला है? द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल्स टू अंडरगो द चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। मतलब जैसे ये H2O लिक्विड हो गया, ठीक है, अब ये रिएक्शन तो मैं नहीं दे सकता। जैसे कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक मीथेन गैस हो गया प्लस ऑक्सीजन गैस। अगर मैंने इन लोगों का रिएक्शन कर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बात है, रिएक्शन को आपको यहाँ पर बैलेंस करवाना पड़ेगा, अपने मैं बैलेंस नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन का जब भी रिएक्शन होगा तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या हो गया? ये केमिकल चेंज में हो गया इसका। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड अंडरगो द केमिकल चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। गेट इट? अब इसके बाद में हम आते हैं मेजरमेंट क्या होता है। देखिए क्योंकि आप कोई भी प्रॉपर्टी पढ़े, है ना, जैसे मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको मेजर करना पड़ता है, राइट। तो व्हाट एक्चुअली मीन बाय द मेजरमेंट? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए मेजरमेंट का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा कि भाई क्वांटिटेटिव, अगर मैं मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मैं क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता हूँ, ओके, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिवली बाय अ नंबर। ओके, किसी भी प्रॉपर्टीज को मैं अगर नंबर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, फॉलोड बाय द यूनिट, फॉलोड बाय द व्हाट? यूनिट। जैसे मैंने यहाँ बोला था, यहाँ वॉल्यूम एक प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। अब ये प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक नंबर जो यहाँ 1 है और दूसरा यूनिट जो कि यहाँ पर क्या है? लीटर। So that is the quantitative measurement of any properties by a number followed by its unit is called as a measurement. इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। ओके, अब बात करते हैं हम यूनिट की। तो फिर अब मेजरमेंट आ गया, तो फिर मेजरमेंट के लिए मैंने क्या बोला? नंबर्स चाहिए और यूनिट चाहिए। भाई नंबर्स क्या होते हैं ये तो हमको पता है, 1 से लेकर 0 तक नंबर आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। अब नंबर्स के बाद में हम लोग आएंगे यूनिट्स पर, ठीक है। तो एक्चुअल में यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट, अच्छा मुझे बताइए क्या होता है यूनिट? यूनिट क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, यूनिट
एक ऐसी चीज होंगी जो पर्टिकुलरली आपकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, है ना। जैसे अगर मैंने लीटर बोला तो लीटर ये क्या रहेगा, ये किसको एक्सप्लेन करेगा, आपके वॉल्यूम को। वॉल्यूम ये एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कौन सा यूनिट यूज किया हुआ है, लीटर, करेक्ट। तो यूनिट इज समथिंग विच डिस्क्राइब द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, ओके डन। तो अब ये जो यूनिट होते हैं, यूनिट को डिस्क्राइब करने के काफी सारे सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली दो टाइप के सिस्टम काफी ज्यादा प्रचलित थे, एक था इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश, ओके, और दूसरा मैट्रिक। इंग्लिश सिस्टम तो पता है वो अंग्रेजों ने बनाया था, और मैट्रिक सिस्टम आपको क्या लगता है मैट्रिक सिस्टम किसने बनाया था? मैट्रिक, मैट्रिक वर्ड तो हम यूज करते हैं, जैसे बच्चा 10th में होता है तो मैट्रिक में हम बोलते हैं, तो मैट्रिक किसने बनाया? हाँ, इंडियन ने। इंडियन वर्ड है ना भाई मैट्रिक। मैट्रिक और कहीं बोला जाता है क्या? हाँ है ना। अच्छा चलो, नहीं बोला जाता है भाई। मैट्रिक जो वर्ड है वो इंडियन ने बनाया नहीं था, ठीक है। मैट्रिक जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच लोगों का यूनिट था। और ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा होता था, क्या लगता है, अंग्रेज या फिर फ्रेंच, ओके। आप सोचिए इसमें, हाँ, अंग्रेज, आपको पता है ना, आधे से ज्यादा मतलब दुनिया पर हुकूमत जमाई थी इन अंग्रेजों ने। फ्रेंच ने भी जमाई थी बट वो उतने लेवल पर नहीं जमाई थी जितना अंग्रेजों ने। तो आपको क्या लगता है कौन सा यूनिट ज्यादा यूज किया गया होगा, इंग्लिश या फ्रेंच? ठीक है, तो क्या, इंग्लिश, ओके। आपको इंग्लिश ही लगाऊंगा, पक्का इंग्लिश ही है? नहीं है, ठीक है भाई। देखिए यही है जेई लेवल की तैयारी, ठीक है। हमको जो लगता है वो नहीं होता है, ठीक है, हमको जो नहीं लगता है वही होता है, ठीक है। तो फ्रेंच यूनिट मतलब मेट्रिक सिस्टम जो था वो इनिशियली यूज किया जाता था और ज्यादातर यूज किया जाता है। पर दिक्कत क्या हो गई थी कि हर जगह पर अलग अलग यूनिट हुआ करते थे। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग जो वेट हमारा देते वो केजी में देते, लेकिन आप WWE आप लोग कॉमनली देखते हो, तो कॉमनली जब WWE देखते हो तो वहां पर वेट दिया जाता है किसी भी रेसलर का, तो रेसलर के वेट में क्या बोला जाता है, पाउंड बोला जाता है, पाउंड, है ना। देन पाउंड भी इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वेट, बट हम लोग को पाउंड नहीं, हम लोग एक जनरल बता सकते हैं कि भाई एक पाउंड मतलब आधा किलो होता है ना। तो किलो और पाउंड ये दो अलग अलग यूनिट है, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया अमेरिकन ने कि भाई वो से वेट, और मैंने बोल दिया 70, ओके, तो बोलेंगे 70 पाउंड, वो तो 70 पाउंड समझेगा ना भाई, क्योंकि उसके यहाँ तो पाउंड यूनिट, लेकिन मैं क्या बता रहा था उसको, केजी में बता रहा था। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, राइट। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी यूनिट की जरूरत पड़ी कि जहां पर सभी वो कॉमन हो सके, एंड दैट पर्टिकुलरली सिस्टम इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ एसआई यूनिट, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। पढ़ना ऐसा है, लिखना ऐसा है। एक्चुअली ऐसा यूनिट जो होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल, ओके, ये फ्रेंच वो लैंग्वेज है या लैटिन लैंग्वेज है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो सिस्टम डी इंटरनेशनल, ओके, देन ऐसे उसका लॉन्ग फॉर्म है ऐसा यूनिट का, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिट बनाया गया है, तो ये ऐसा यूनिट क्या कर रहा था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, गेट इट। अब ये ऐसा यूनिट के बारे में हम जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट में तीन तरह के यूनिट्स है जो आप लोग को स्पेसिफिकली फोकस करने पड़ेंगे, तीन चीजें, ओके। जिसमें सबसे पहले होता है बेसिक यूनिट, दूसरी चीज होती है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, और एक तीसरी जो यूनिट होती है वो यूनिट ही होते हैं, बट उसको मैं अभी प्रेफिक्सेस के नाम से बोल देता हूँ, ठीक है। हालांकि वो भी एक तरह की यूनिट ही होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, तो ये वैसी यूनिट है जो बेसिकली हर जगह रहता है, और इन्हीं बेसिक यूनिट से फिर आगे जाकर डिराइव यूनिट बनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बेसिक यूनिट कितनी है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज जो लगभग हर एक मैटर में रहती है, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द मैटर में ये वाली जो प्रॉपर्टीज रहेंगी प्रेजेंट ही रहेंगी। तो ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक यूनिट टोटल 7 थे, टोटल कितने थे, 7 थे, ओके। तो ये 7 बेसिक यूनिट कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिए ये 7 बेसिक यूनिट कौन से थे। तो सबसे पहला था मास, ठीक है, उसके बाद में था वॉल्यूम, उसके बाद में था सॉरी वॉल्यूम मैंने गलत बोल दिया, पहला था मास, ठीक है, उसके बाद में था लेंथ, उसके बाद में था टाइम, ओके, उसके बाद में रहता है आपका टेम्परेचर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद में होता है आप लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज अ मोल, और उसके बाद में आप लोग का एक और होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई, इलेक्ट्रिक करंट आई, ओके डन। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी मैंने बोला था। सबसे पहले होती है मास, उसके बाद में होता है लेंथ, ओके, फर्स्ट वन इज द मास, सेकंड वन इज द लेंथ, थर्ड वन इज द टाइम, फोर्थ वन इज द टेम्परेचर, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, sixth one is the luminous intensity and seventh one is the amount of substance। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं,
ठीक है, राइट। कौन कौन सी 7 बेसिक यूनिट होती है? मास, सेकंड कौन सी बोली थी मैंने? लेंथ, थर्ड कौन सी बोली थी मैंने? टाइम, देन कौन सी बोली थी? टेम्परेचर, देन कौन सा बोला था? ल्यूमिनस इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिंपली आप करंट भी बोल सकते हो। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपके लिए नया वर्ड होगा, ठीक है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट वन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट में रखा गया हुआ है। ओके डन। अब इनके यूनिट क्या क्या होते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई क्या यूनिट होते हैं आप लोगों के मास का। तो मास का कौन सा ऐसा यूनिट होता है बताइए? ऐसा यूनिट, ना ऐसा यूनिट बताना है। तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है, that is the kg. It is not the gram, okay, it is not the pound, it is the kg, kilogram is the SI unit for the mass, get it? then length के लिए जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है मीटर, that is m, okay। then later on थर्ड होता है टाइम के लिए यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर के लिए यूनिट होता है क्या? डिग्री सेल्सियस, नो इट्स अ केल्विन, ओके। इलेक्ट्रिक के लिए यूनिट होता है एम्पियर, ओके, एम्पियर आप लोगों ने सुना होगा। लिमिनस इंटेंसिटी के लिए जो होता है वो होता है कैंडिला, जिसको सीडी की तरह यूज किया जाता है, सीडी मतलब कैंडिला, ओके डन। लेटर ऑन नेक्स्ट होता है आप लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, MOL, मोल, गेट इट? तो ये 7 बेसिक यूनिट्स है जो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लिमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, एंड लास्ट वन कौन सा होता है आप लोग का? 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज द मोल, गेट इट डन। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, राइट। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ओके, 7 बेसिक यूनिट्स, ओके। अब हम चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। भाई डिराइव्ड यूनिट मैंने क्या बोला कि जो बेसिक यूनिट से डिराइव, डिराइव मतलब बनाए जाते हैं, ओके। डिराइव करना मतलब बनाना, गेट इट? बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब तैयार करना, व्हाट इज डन। तो जो बेसिक यूनिट से तैयार किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली डिराइव्ड यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, ओके। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट काफी सारे होते हैं, ठीक है, अब लेकिन कुछ कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे एरिया, अब एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला पता है ना? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर इंटू मीटर। तो एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, गेट इट? तो मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, बट ये मीटर स्क्वायर हमको आया है L इंटू एल, जो कि क्या है? बेसिक यूनिट। मतलब एरिया क्या है? इट इज द डिराइव्ड यूनिट, है ना। एरिया क्या होता है? इट्स नथिंग बट द डिराइव्ड यूनिट। लेटर ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। लेंथ मतलब L, विड्थ इंटू विड्थ का भी लेंथ और ब्रेथ का भी L, मतलब L इंटू एल इंटू एल, दैट इज द L क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, ओके, क्योंकि L का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर क्यूब, गॉट इट डन। लेटर ऑन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का कॉमन फॉर्मूला पता है? दैट इज द मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो मास क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या बोला था? वॉल्यूम अभी हमने लिखा था ना, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड इंटू विड्थ, ओके। तो लेंथ मतलब ही मीटर, ब्रेड भी मीटर और ये विड्थ भी मीटर, मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी पर मीटर क्यूब, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ओके। देखिए केजी बाई एम क्यूब, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? केजी एम रेस्ट टू द पावर -3। अगर वो डिवाइड में होता है मीटर क्यूब, तो वो माइनस क्यूब हो जाएगा, है ना। ये अभी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ओके। इट इज कॉल्ड एज सेम केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब ही बोला जाएगा। देन अगर कोई भी चीज माइनस में लिखेंगे तो उसमें आप पर लगा लेंगे। देन जैसा अगर मैंने लिखा मीटर पर सेकंड, ये पता है ना, राइट? ये स्पीड का आपका यूनिट होता है, तो इट कैन बी रिटन एज अ व्हाट इज मीटर पर सेकंड, ओके। अगर मैंने यहां लिखा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट विल बी रिटन एज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज डन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अभी आपको यूनिट लिखनी है। तो इस तरह से आपके डिराइव्ड यूनिट होते हैं, काफी सारे होते हैं। चलो अब ये एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होता है? दैट इज द वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी या स्पीड यूनिट, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम में होता है वैसे एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम,
भाई वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, देन अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बराबर है। स्पीड का यूनिट अभी हमने देखा था क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो मीटर पर सेकंड, इसको इस तरह से लिखूंगा। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर में आ जाएगा, ये ऑलरेडी था, ये ऊपर आ जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। गॉट इट। देन तो ये चीज होती है जो आप लोग को यहाँ पर समझनी है। देन अब हम बात करते हैं हमारे, जो मैंने कहा था ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है या फिर कौन सा यूनिट होता है। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ जो प्रीफिक्सेस वर्ड यूज किया था हमने, प्रीफिक्सेस, तो प्रीफिक्सेस को ही हम सबसाइडरी यूनिट कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सबसाइडरी यूनिट्स। ओके, तो भाई ये सबसाइडरी यूनिट्स या प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोगों को ना काफी सारे ऐसे नंबर आ जाएंगे ना, तो जिसमें काफी लार्ज मतलब ऐसी वैल्यूज आ जाएंगे जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, लगभग 25 से 30 नंबर होंगे। भाई अब 25 से 30 नंबर हम लिखेंगे, जैसे 6003200 ऐसे 30 नंबर है, ठीक है, और इसको मुझे एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसमें और 15 नंबर हो, है ना, डन, राइट। तो इस तरह से हमारे कैलकुलेशन काफी लंबे चौड़े हो जाएंगे, है ना, डन। तो ऐसे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या हो जाते हैं, हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, मतलब ये बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं इनको हम छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो वो छोटे छोटे नंबर्स कौन से होते हैं या किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है उसको हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शंस, 10 के पावर में फ्रैक्शंस यूज करते हैं, बराबर है, डन। तो ये 10 के पावर में जब हम फ्रैक्शंस यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कंसीडर कीजिए कि मेरे पास ये वाला नंबर है, इतना ही नंबर है 6003200, ठीक है, डन, या फिर 00 ही कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं, ये काफी बड़ा नंबर है, राइट। इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10 टू द पावर 6, एग्जैक्टली, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलरली चीज हम करते हैं, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द फ्रैक्शंस। ओके, देन इसको नाम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को यूज करने के लिए आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, सबसाइडरी यूनिट या प्रीफिक्सेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक यूनिट लिखा था हम लोगों ने, केजी, किलोग्राम, केजी का लॉन्ग फॉर्म होता है किलोग्राम, ठीक है। तो जनरली वेट के लिए हम लोग को पता है कि यूनिट जो होता है वो तो ग्राम होता है, ग्राम इज द मेन यूनिट ऑफ वेट, बट यहाँ पर क्या आ गया, किलो। तो ये किलो क्या होता है, किलो प्रीफिक्स है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक और वर्ड यूज किया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। अब आप लोग को मीटर पता है क्या है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, बट यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया सेंटी, मिली, बराबर है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, किलो, सेंटी, मिली, ये सब के सब क्या है, दीज आर नथिंग बट द प्रीफिक्सेस या सबसाइडरी यूनिट। इनका एक डिजिट होता है, मतलब इनका क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है। जैसे किलो मतलब एक्चुअली क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है, किलो इज नथिंग बट द 10 टू द पावर 3। सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो इस तरह के कुछ साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं जिसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। किलो मतलब 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, ओके, सेंटी मतलब 10 टू द पावर -2, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, लाइक दैट वन। इस तरह के साइंटिफिक नोटेशन होते हैं जिसको हम प्रीफिक्सेस या फिर सबसाइडरी यूनिट्स कहते हैं, गेट इट डन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं ये साइंटिफिक नोटेशंस के साथ रहते हुए फिगर्स के, और उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए किसी भी पर्टिकुलरली फिगर का तो साइंटिफिक नोटेशन यूज करके हम लिखते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट नहीं है, वो काफी आसान, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना आसान होता है, ठीक है, सिंपल होता है। जैसे एक डिजिट ले लेते हैं, लेट मी चेक आउट, चलो 4.6 कोई भी ले लेते हैं, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -4,
अगर आप लोग को इसका कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों को पता है 10वीं तक आप लोगों ने पढ़ाई है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो विदाउट फ्रैक्शन वाला नंबर है, ठीक है, 4.6 एंड 5 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन फ्रैक्शन वाले जो नंबर है इनका अलग से करना है, जैसे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴। पर ध्यान में रखना है इसका ट्रीटमेंट अलग ढंग से किया जाता है, इट कैन बी डन एज अ 10⁻³ क्या किया जाता है, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस करना होता है, मतलब इसका और इसका एडिशन करना होता है, तो 3 प्लस ये कितना है -4। ओके, तो 10⁻³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, और फिर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो कितना होगा 23। ओके, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ गया, 23 इंटू 10⁻⁻1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये डेसिमल शिफ्ट करना है 10⁻⁻1, अगर मुझे इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो मैं डेसिमल कहाँ शिफ्ट करूंगा, जब माइनस रहेगा तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, एक कौन से शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, एक लेफ्ट या राइट, शुड बी ऑन अ लेफ्ट। ओके, देन कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर ये होता था, तो मुझे क्या करना होता था, 230 होता था, व्हाट डज इट मीन, समझ में आ रहा है ना, सॉरी 10⁻⁻1 था ना ये, हाँ -1 था, अगर मैंने इसको 10 कर लिया तो वो 230, मतलब वो डेसिमल का तो कोई मतलब नहीं है, अब ये कर लेते 10⁻⁻2 और 23 इंटू 10⁻²। ओके, तो इसका क्या होगा, 2 डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, और इसका क्या होगा भाई, फिर से वही होगा, राइट। तो मतलब कुछ इस तरह से चीजें होती है जो आप लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है डन। तो ये चीज है मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन के बारे में बात करते हैं भाई, अगर यही नहीं दोनों फिगर का मैंने डिवीजन किया होता, ठीक है, अगर मैंने डिवीजन किया होता, ओके डन, तो डिवीजन में क्या होता था, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले तो ये नंबर को डिवाइड कर लेते थे। अब इन लोगों का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, इन लोगों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना था, अब यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लिकेशन किया था तो हमने ये दो फिगर को क्या किया था, ऐड किया था, लेकिन डिवीजन के टाइम पर इन लोगों को क्या करना होता है, माइनस करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 माइनस क्या होगा प्लस क्या होगा, देन तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं, आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीजें फ्रैक्शंस में होती है, ठीक है, देन उसको आपको प्लस करना है, जबकि डिवीजन अगर आप करते हो तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। बट अब बात करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे बच्चे यही गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे, ठीक है। तो जैसे इसके लिए एक फिगर मैं ले लेता हूँ, कंसिडर कर लीजिए कि 7.65 इंटू 10⁻, समथिंग है यहाँ पर 10⁻³ प्लस 8.69 इंटू 8.69 इंटू 10⁻⁴, राइट। तो चलो अभी इनका मुझे एडिशन करना है, ये दो फिगर का, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया जनरली हम क्या करेंगे, बराबर है, इनको अलग से ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 10 बराबर है, इनका प्लस है तो इनका भी प्लस ही करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इनका प्लस कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको हम फिर कैसे ट्रीट करेंगे 10⁻⁷, बराबर है, राइट। तो ये हो जाएगा आप लोग का गलत, ओके। तो ध्यान रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जनरली हम लोग ये गलतियां बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है, आप लोग को पता है, मुझे 10वीं में पढ़े हुए हो, आप लोग को पता भी होंगे, बट एग्जाम के टाइम पर ना ये गलतियां कर जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वही चीज बता रहा हूँ कि बेसिक्स हमको पक्के करने मतलब क्या, बेसिक्स पक्के करने मतलब हम जहाँ गलतियां कर रहे हैं वहां पर हमारी गलतियां ना हो, इसके ऊपर हमको फोकस करना होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम एडिशन करते हैं तो एडिशन का एक सिंपल सा रूल होता है कि भाई ये जो चीजें फ्रैक्शंस में होती है, ठीक है, इसको आपको सेम फ्रैक्शंस में लाना होगा, जैसे जैसे 10⁻³ है तो 10⁻⁴ है, ये दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले या तो आप उसको 10⁻⁴ में कन्वर्ट करो, या तो उसको आप 10⁻³ में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो चलो अगर मैं इसको 10⁻⁴ 3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है,
10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब एक 10 यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 86.9 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ये, है ना? कितना हो जाएगा वो? इतना हो जाएगा ना कितना? भाई 3 में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने उसको। चलो अगर मैं 4 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैंने 4 में कन्वर्ट करना, तो क्या होना चाहिए बताइए? अगर मैं इसको 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया भाई? एक डेसिमल आपका और कहाँ शिफ्ट होगा, राइट? 0.765, समझ में आ रहा है? प्लस इसको हम कहीं नहीं देंगे, तो या तो आप दोनों को 10 टू द पावर 3 में लेकर आ जाओ, या फिर दोनों को आप 10 टू द पावर 4 में लेकर आ जाओ, ये आंसर सेम निकलेगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसका आंसर निकाल दिया, कितना हो जाएगा ये? 7.65 86.9, तो ये हो जाएगा, तो कितना है? 8 है ना? एक मिनट, हाँ हाँ 8 है, नहीं 6 रहेगा, सॉरी, हाँ 6 7 और 7 14, ठीक है? तो ये कितना हो रहा है लगभग हमारा? 84 नहीं सॉरी 94, ठीक है ना? 94.55 इंटू 10 टू द पावर 3। अब जरा हम इसकी भी कर लेते हैं, ठीक है? ये 0 0 ले लिया, ठीक है? ये 5 तो यहाँ आ गया पहले, ठीक है? फिर लेटर ऑन ये 6 और ये 9, 6 और 9 15, ये आ गया एक, ओके? तो एक ले लिया, 7 और 1 8, 8 और 6 और 9, हाँ 8 और 6 हो गया, ठीक है? तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 14, ओके? वापस से 9 इंटू 10 टू द पावर 4। नाउ ये दोनों जो आंसर है वो मेरी सही है गलत है? देखने में अलग अलग है बट है तो वो सही। कैसे? जैसे मैं अगर इसको 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करूंगा तो ये तो 94 पॉइंट, और अगर मैंने इसको 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा? 9.455 हो जाएंगे। क्लियर है? डन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान में रखना है, भाई जो भी मेरे साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस होते हैं, उनको सेम करना पड़ेगा आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम, करेक्ट? तो ये चीजें होती है जो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूंगा जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है ना? तो क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं, मैं स्लोली पढ़ाने जा रहा हूँ, स्लोली थोड़े थोड़े, क्योंकि लेक्चर्स भी मैं बड़े नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग बैच के लिए, उसके अलावा हम लोग को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके? तो थैंक्स फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।